इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रिंग। तो पहले आता है व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है। तो हम बोलेंगे स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ करेक्टर्स हैविंग अ स्पेशल करेक्टर नोन एज नल करेक्टर डिनोटेड बाय \0। करेक्टर है तो उसको लिखेंगे सिंगल कोट में, विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग कुछ अलग चीज़ नहीं है, क्या है, एरे ऑफ करेक्टर्स। एरे आप पढ़ चुके हैं, एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ फ्लोट, ठीक है। सिमिलरली क्या है, अगर आपका कोई एरे करेक्टर टाइप का है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। लेकिन उस करेक्टर एरे में क्या होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर जो होता है \0 जिसको हम बोलते हैं नल करेक्टर। वो क्या इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या हो गई है, एंड हो गई है। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं हम स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है कैर स्ट्रिंग नेम देन साइज। अगर आप रिकॉल करें एरे को, तो एरे का सिंटैक्स क्या था, डेटा टाइप देन एरे नेम देन विदिन स्क्वायर ब्रैकेट था साइज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डेटा टाइप आपका फिक्स है, क्या है, कैर, तो ऐसा एरे क्या आपको बोलेंगे, ऐसे एरे को हम बोलेंगे स्ट्रिंग। अदरवाइज देखें बाकी चीज़ें सेम है, एरे नेम की जगह पे स्ट्रिंग नेम आ गया, साइज इज सेम। तो सिमिलरली इसका एग्जांपल क्या हो गया, आपने एक स्ट्रिंग करी तो डेटा टाइप इज कैर, स्ट्रिंग नेम इज str और साइज इज 5। तो साइज 5 का मतलब क्या हुआ, 5 वेरिएबल क्रिएट हुए, str0 str1 अप टू str साइज -1 डेट इज 4। तो अब क्या है, जैसे अगर एरे है तो जिस टाइप का एरे है उस टाइप की वैल्यू आएंगी। अब हमारा ये एरे कैसा है, स्ट्रिंग करेक्टर टाइप का है, तो मीन्स इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी हर वैल्यूज़ क्या होंगी, करेक्टर टाइप की होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल a b, या आपने लिख दिया 1 को अगर आपने सिंपल लिखा है तो वो इंटीजर है, लेकिन इसको आपने सिंगल कोट में लिखा है तो वो क्या है, करेक्टर है। तो इस तरह की वैल्यू इसमें स्टोर होंगी। तो ये तो है कैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज मीन्स कैसे उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो हमने जैसे एरे में पढ़ा था, इसमें भी हम दो मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड इज़ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें उसी वक्त उसको क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। दूसरी मेथड हम पढ़ेंगे थ्रू कीबोर्ड, थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग हमारी करेक्टर की है तो इसमें भी हम दो मेथड पढ़ेंगे दोनों में। फर्स्ट मेथड इज़ करेक्टर बाय करेक्टर, कि एक एक करेक्टर करके आप स्ट्रिंग की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। सेकंड मेथड पढ़ेंगे हम थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं। कीबोर्ड मीन्स स्कैनएफ। सिमिलरली करेक्टर बाय करेक्टर, और सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे होल स्ट्रिंग, ठीक है। कीबोर्ड का तो नेक्स्ट टॉपिक है। तो डिक्लेरेशन के टाइम में दो मेथड पढ़ेंगे, करेक्टर बाय करेक्टर, एक एक करेक्टर करके हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। दूसरी मेथड है होल स्ट्रिंग, मीन्स पूरी स्ट्रिंग एक साथ हम इनपुट करा देंगे। सिमिलरली कीबोर्ड में भी हम दो मेथड पढ़ेंगे, करेक्टर बाय करेक्टर, करेक्टर बाय करेक्टर, एंड सेकंड मेथड इज होल स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब देखें करेक्टर बाय करेक्टर मीन्स जब आपने डिक्लेयर करी तो आपने क्या करा, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, फॉर एग्जांपल कैर, स्ट्रिंग नेम इज एस, वैल्यू आपने कही कितनी, 5। तो जैसे मैंने आपको एरे में बताया था कि साइज का मतलब ये डिनोट करता है कि मैक्सिमम इतने एलिमेंट एरे में होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर S5 लिखा है मीन्स 5 करेक्टर से ज़्यादा वैल्यू आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो करेक्टर बाय करेक्टर मीन्स इक्वल टू, डिक्लेरेशन का टाइम है तो मीन्स इक्वल टू क्या लिखेंगे,
इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैक्सिमम कितने करेक्टर लिख सकते हैं? 5 करेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या करा, फॉर एग्जांपल लिखा ए, दूसरा करेक्टर लिखा बी, दूसरा करेक्टर लिखा मान लीजिए सी। ठीक है, एक करेक्टर और ले लिया डी। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, अगर ये करेक्टर एरे है तो आप 5 एलिमेंट कर लें, लेकिन अगर ये आप स्ट्रिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के केस में क्या है, आपको जब भी कोई ऑपरेशन आप करेक्टर बाय करेक्टर करेंगे तो लास्ट करेक्टर का डालना पड़ेगा नल। ठीक है, नल ये इंडिकेट करेगा कि आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, एंड हो गई। तो इसका मतलब हो गया, अगर साइज़ 5 है तो 4 करेक्टर इसमें स्टोर होंगे और लास्ट करेक्टर क्या होगा, नल करेक्टर। तो ये हो गया करेक्टर बाय करेक्टर। करेक्टर बाय करेक्टर मीन्स ये किसकी वैल्यू हो गई, एस ऑफ 0 की, दिस इज एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, S3 एंड दैट इज S4। ठीक है, तो नल करेक्टर ये इंडिकेट करता है कि आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई है, एंड हो गई है। मान लीजिए अगर आपने कम करेक्टर इनपुट कराया, फॉर एग्जांपल साइज था S5 और आपने इसमें 2 ही करेक्टर इनपुट कराए, A और B। इसका मतलब आपने कौन कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज करी, S0 और S1, S2, S3, S4 आपकी इनिशियलाइज नहीं है। अगर कोई भी ऑपरेशन आप करेक्टर बाय करेक्टर करेंगे तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा नल करेक्टर, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा एंड ऑफ स्ट्रिंग। अगर आपने नल करेक्टर नहीं लिखा और आप एस को प्रिंट कराएं तो आप देखेंगे 2 करेक्टर तो आगे ए बी, बाकी 3 करेक्टर क्या आ सकते हैं, गार्बेज करेक्टर, क्योंकि किसकी वैल्यू, S2, S3 एंड S4 की। लेकिन अगर आपने यहीं पे लगा दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मान लीजिए आपने बी करा, उसके बाद आपने बोला नल करेक्टर, आपने बताया ठीक है उसका साइज़ है 5 लेकिन मुझे उसमें 2 ही करेक्टर स्टोर करने हैं, ए एंड बी। तो आपने उस स्ट्रिंग को वहीं पर एंड कर दिया, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नल करेक्टर। तो कंपाइलर क्या एज्यूम करेगा, इस स्ट्रिंग में 2 ही करेक्टर हैं, ए और बी। तो ये तो मेथड है आपकी कैसे करेक्टर बाय करेक्टर की एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सेकेंड बात करते हैं होल स्ट्रिंग। होल स्ट्रिंग मीन्स आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी कैर S5 इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ एक एक करेक्टर इनपुट कराने के लिए आपने क्या करा, डबल कोट्स में लिख दिया ABCD। ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक साथ सारे करेक्टर इनपुट हो गए। तो ये मेथड है अगर आपको पूरी स्ट्रिंग करानी है। करेक्टर बाय करेक्टर करना है तो सिंगल कोट्स में एक एक करेक्टर आप इनपुट कराएं, पूरी स्ट्रिंग करनी है तो सिंगल कोट में आप पूरी स्ट्रिंग करा दें। जैसे आपने लिखा मान लीजिए कैर S5 इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा AB। इस मेथड का एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा करेक्टर बाय करेक्टर करेंगे तो आपको क्या प्लेस करना है, नल करेक्टर। अगर आप होल स्ट्रिंग कर रहे हैं तो नल करेक्टर को आपको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर खुद क्या करता है, जब भी आपकी स्ट्रिंग का लास्ट करेक्टर इनपुट होगा वो आप उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर क्या प्लेस कर देगा, नल करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे नल करेक्टर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बात करते हैं थ्रू कीबोर्ड। थ्रू कीबोर्ड में भी हमने कहा 2 करेक्टर, मीन्स हम जब स्ट्रिंग को सिंपल डिक्लेयर कर रहे हैं और जो वैल्यू दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं, कीबोर्ड से। ठीक है, आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, आप वैल्यू देंगे कीबोर्ड से। कीबोर्ड से मतलब क्या हो गया, आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसे आप एरे करते थे, इंटीजर एरे कर रहे थे, वैसे ही आप क्या करें, करेक्टर एरे। क्या लूप लगाएं, फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन n। n मीन्स इससे पहले आपने यूजर से पूछा होगा कि कितने करेक्टर आपको इसमें इनपुट कराने हैं, तो आपने लिखा होगा स्कैनएफ %d, %m%n। मैंने ये कहा था कि डेट इज़ मीन ये मैक्सिमम है। मान लीजिए ये 50 होता, मेरे को ज़रूरत नहीं मैं 50 करेक्टर इनपुट कराऊँ, मैं चाहता हूँ उसमें 10 करेक्टर इनपुट कराना, तो मैंने यूज़र से पूछूंगा कितने करेक्टर आपको इनपुट कराना है, तो उतना ही मैं लूप चलाऊँगा i इक्वल टू 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस स्कैनएफ। अगर इंटीजर एरे है तो यहाँ पे लिखना था %d, लेकिन ये कैसा एरे है, करेक्टर एरे, तो यहाँ पे %d की जगह पे क्या आ जाएगा, %c। बाकी चीज़ें सेम जैसे आपने इंटीजर एरे के केस में की थी। ठीक है, तो क्या होंगे, n करेक्टर इनपुट हो जाएंगे।
तो मैंने कहा था जब भी करेक्टर बाई करेक्टर करना है तो आपको क्या माइंड में रखना है, नल करेक्टर। क्योंकि देखो उसमें साइज़ मान लो S50 है और n की वैल्यू मान लीजिए है 10, तो कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट इनिशियलाइज हो गए, S0 से S9 तक के। लेकिन S10 से S49 तक के करेक्टर आपने इनिशियलाइज नहीं करे, तो जब आप प्रिंट कराओगे तो हो सकता है वो आपको क्या करे, S10 से S49 तक की गार्बेज करेक्टर प्रिंट कर दे। तो बेटर होता है जब भी आप करेक्टर बाई करेक्टर कर रहे हैं तो आप जहाँ पे आपकी करेक्टर्स एंड हो गए, जैसे आपने 10 करेक्टर इनपुट करा दिए तो आप 11th पोजीशन पे क्या डाल दो, नल करेक्टर। तो S0 से S9 तक हो गए। जब इस लूप से आप बाहर आए तो अगर n की वैल्यू आपकी 10 थी तो कब बाहर आए, जब i की वैल्यू कितनी हो गई, 10, यानी कि आप S10 पे क्या डाल दो, नल करेक्टर। ठीक है, बैक स्लैश गलत लग गया है, /0 /0। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 10 करेक्टर इनपुट हुए, उसके बाद 11th करेक्टर क्या हो गया, नल करेक्टर। ये इंडिकेट कर रहा है एंड ऑफ स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर पूरी स्ट्रिंग आपको इनपुट करानी है, कैर मान लीजिए आपने लिखा S10 और पूरी स्ट्रिंग इनपुट करानी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, स्कैनफ। होल स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल S, कॉमा स्ट्रिंग का नेम क्या है हमारा, S। अगर स्ट्रिंग होती मान लीजिए कैर PTR10, तो आप कैसे इनपुट कराते, स्कैनफ परसेंटाइल S, स्ट्रिंग नेम इज PTR। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब भी हम स्कैनफ करते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, M%। देखिए यहाँ पे आपने क्या लगाया, M%। लेकिन जब आपने स्ट्रिंग को इनपुट कराया, होल स्ट्रिंग परसेंटाइल S से, तो आपने यहाँ पे M% का यूज़ नहीं किया। तो क्यों हमने M% का यूज़ नहीं किया, तो देखें जो ये S है या ये जो PTR है, ये क्या है, इस एरे का नेम है। तो हमने एरे में पढ़ा था कि एरे नेम डिनोट करता है बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, बेस एड्रेस मीन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या है, एरे नेम अपने आप में ही क्या है, पॉइंटर है। पॉइंटर मीन्स वो क्या कंटेन कर रहा है, एड्रेस। और M% का मतलब भी क्या होता है, एड्रेस ऑफ। जब आपने लिखा एड्रेस ऑफ SI, अगर i की वैल्यू 0 है तो आपने कहा पहला करेक्टर इनपुट कराओ, कहाँ पे, S0 के एड्रेस पे। तो यहाँ पे क्या कहा आपने, परसेंटाइल S, कॉमा S का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रिंग इनपुट कराओ, एक स्ट्रिंग इनपुट होगी जिसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, S किसको पॉइंट करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस को। मान लीजिए अगर ये है 100, ये होगा 101, नेक्स्ट इज 102। तो मान लीजिए आपने कराई RAM, तो क्या होगा, राम कहाँ पे स्टोर होगा, पहले करेक्टर कहाँ स्टोर होगा, पहले एड्रेस पे। पहले एड्रेस S किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा M, देन क्या आएगा, नल करेक्टर मीन्स एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो ये अपने आप ही बता रहा है कि आपको स्ट्रिंग किस एड्रेस से स्टोर करानी, स्टार्ट करनी है। तो पहला करेक्टर उस एड्रेस पे जाएगा और नेक्स्ट करेक्टर कॉन्सिक्वेंट एड्रेस में जाएंगे, क्योंकि करेक्टर का साइज़ होता है 1 बाइट। अगर पहला करेक्टर 100 में है तो नेक्स्ट करेक्टर होगा 101 में और नेक्स्ट करेक्टर होगा 102 में। तो इसलिए हमने स्कैनफ में M% का यूज़ नहीं किया। अगर आप M% लगा देते तो इसका मतलब ये जो एड्रेस लोकेशन है, ये जहाँ पे स्टोर होता है, फॉर एग्जांपल 200, तो वो कहता है यहाँ से प्रिंट कराओ, तो आपकी वैल्यू प्रिंट स्टोर नहीं होती। इसलिए हम वहाँ पे M% का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट चीज़ है, स्कैनफ का एक ड्रॉबैक है कि स्कैनफ को जब भी स्पेस मिलता है तो ये मानता है कि स्ट्रिंग आपकी क्या हो गई, एंड। मीन्स अगर देखो आपने RAM कराया, इसमें कितने वर्ड हैं, एक ही वर्ड है। लेकिन मान लो आप किसी का नेम करा रहे हो, तो नेम क्या हो सकता है, उसमें एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। मान लीजिए आप करा रहे हो राम स्पेस कपूर, ठीक है, ये स्ट्रिंग आपको S में स्टोर करनी थी। तो अगर आप स्कैनफ का यूज़ करेंगे तो होगा क्या, जब आप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ प्रिंट होगा आपका राम कपूर, प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि राम और कपूर के बीच में क्या है, स्पेस है। स्पेस मिलते ही स्ट्रिंग मानेगा, क्या मानेगा स्कैनफ, स्ट्रिंग क्या हो गई, एंड हो गई। स्ट्रिंग एंड हो गई तो उसका मतलब सिर्फ क्या स्टोर होगा, RAM।
तो इसको रिमूव करने के लिए हमारा फंक्शन हम यूज़ करते हैं गेट एस। गेट एस का सिंटैक्स क्या है, आप लिखें गेट एस और सिंपल स्ट्रिंग का नेम। यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली पीटीआर को अगर आपको इनपुट कराना है तो आप लिखेंगे गेट एस पीटीआर, ठीक है। लेकिन ये याद रखें, ये जो गेट एस फंक्शन है ये वर्क करता है टर्बो सी के लिए। जीसीसी में ये अगर कंपाइलर आपका जीसीसी कंपाइलर है तो गेट एस फंक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गेट एस फंक्शन होता है conio.h के अंदर और conio.h जीसीसी सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपको मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो आप कैसे कराएंगे, क्योंकि स्कैनएफ से क्या होता है, सिंगल वर्ड स्ट्रिंग प्रिंट होती इनपुट होती है। और अगर मल्टी वर्ड है तो टर्बो सी में तो है आपके पास गेट एस फंक्शन। सिमिलरली इसमें होता है आपके पास स्कैनएफ फंक्शन को हम दूसरी तरीके से यूज़ करते हैं। आप क्या लिखते हैं, स्कैनएफ स्क्वायर ब्रैकेट परसेंटाइल कैप बैकस्लैश एन स्कैनएफ परसेंटाइल स्क्वायर ब्रैकेट कैप बैकस्लैश एन एस कॉमा स्ट्रिंग का नेम। अगर आपको पीटीआर को कराना है तो आप लिखेंगे स्कैनएफ परसेंटाइल स्क्वायर ब्रैकेट कैप बैकस्लैश एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एस कॉमा पीटीआर। तो इससे क्या होगा, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग प्रिंट होगी इनपुट होगी किससे, कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये है आपका जीसीसी कंपाइलर के लिए और ये है आपका टर्बो सी कंपाइलर के लिए, ठीक है। इस लेक्चर वीडियो में इतना ही, थैंक यू।